कैसे हो मित्रों, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ इलास्टिसिटी। और मैंने जे की अपडेट और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने का टेलीग्राम चैनल बना रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ इलास्टिसिटी। अब कहानी देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमारे पास क्या होता है, देखो ये हमारे पास एक तरह का स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कैसा कर्व बनता है किसी बॉडी के लिए, वो बताता है। देखो यहाँ पे जो tan थीटा होता है, इसका स्लोप वो हमारा होता है यंग्स मॉडुलस। वो हमारा होता है यंग्स मॉडुलस, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है वाई। अगर मैं इस पॉइंट को ओ ले लूं, तो ओ से लेके ए ये होती है इलास्टिक लिमिट। किसी बॉडी की इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है कि किसी बॉडी की वो लिमिट जिसकी की वजह से, सॉरी, इलास्टिक लिमिट हमारे पास वो लिमिट होती है जिसमें कोई बॉडी अपनी शेप रीगेन कर सके। हमारे पास खिंचाव का रिस्टोरिंग फोर्स कितनी ज्यादा बढ़ जाए, हमारे पास हम कितना खींचे, किस लिमिट तक खींचे कि वो अपनी शेप रीगेन कर ले। एक लिमिट के बाद एक लिमिट के बाद हमारे पास जब उसे हम खींचते हैं, किसी बॉडी को खींचेंगे, तो उसके वो अपनी शेप रीगेन करना बंद कर देगा। लेकिन ये इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है जिस लिमिट तक अगर हम खींचे, जिस लिमिट तक अगर हम खींचे, जिस लिमिट तक उस पर स्ट्रेस डेवलप हो, जिस लिमिट तक उस पर स्ट्रेस डेवलप हो, वो अपनी शेप रीगेन कर लेगा। ओ ए हमारे पास वो लिमिट होती है। उसके बाद देखो कर्व हमारे पास स्ट्रेट लाइन पहले जाता, फिर थोड़ा सा हमारे पास टेढ़ा हो गया, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यहाँ पे। तो ए से बी तक, ए से बी तक हमारे पास क्या होएगा, देखो ए से बी तक हमारे पास होएगा यील्ड पॉइंट। ए से बी यील्ड पॉइंट होता है। यील्ड पॉइंट क्या होता है, देखो यील्ड पॉइंट में हमारे पास जब हम किसी बॉडी को खींच रहे हैं, जब हम किसी बॉडी को ऐसे खींचेंगे, एक लिमिट तक तो ओए लिमिट तक तो वो अपनी शेप रिगेन करेगा, शेप रिगेन करेगा। लेकिन जब हमारे पास वो लिमिट शुरू हो जाएगी, जब वो लिमिट शुरू हो जाएगी जिसमें वो अपनी शेप, स्ट्रेस तो हट चुका है, उसके ऊपर स्ट्रेस सारा हट चुका है, लेकिन फिर भी उसके वो अपनी शेप क्यों नहीं रिगेन कर रहा, क्योंकि वो इलास्टिक लिमिट के बाहर जा चुका है। वो इलास्टिक लिमिट के जब बाहर चला जाएगा तो वो यील्ड पॉइंट पे पहुंचेगा, और यील्ड पॉइंट पे पहुंचने पे वो अपनी शेप रिगेन करना बंद कर देगा। सी पॉइंट हमारा होता है ब्रेकिंग पॉइंट। सी पॉइंट होता है हमारा ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट में क्या होता है, वो पॉइंट आ जाए जब हम खींचते खींचते बॉडी को खींचते खींचते वो पॉइंट आ जाए जब हमारे पास ये 10 टू ब्रेक है। ब्रेक बस होने ही वाला है, हुआ नहीं है, होने वाला है। मतलब जरा सा भी उसे ऐसे टच करेंगे टूट जाएगा, वो पॉइंट है ये। जरा सा भी उसे टच करेंगे टूट जाएगी बॉडी, ये ब्रेकिंग पॉइंट है। अभी 10 टू ब्रेक है, ब्रेक हुआ नहीं है, और डी कहलाता है फ्रैक्चर पॉइंट। डी कहलाता है फ्रैक्चर पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पे आके ब्रेकिंग पॉइंट से जब पार निकल गया है, ब्रेकिंग पॉइंट से पार निकल गया है, तब हमारा बॉडी में हो सकता है क्रैक आ गया, वो पॉइंट है ये, क्रैक आ गया हो, फ्रैक्चर टाइप आ गया हो। तो ये है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की कहानी। ठीक है, एक बार देखो इसे। अगला टॉपिक जो हम देखने वाले हैं, अगला टॉपिक जो हम देखने वाले हैं उसका नाम है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जिसमें पहला हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस।
अब तक जो हम देखते आ रहे हैं वो ज्यादातर लॉन्गिट्यूडनल ही होता है। देखो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये एक हमारे पास मान लो एक वायर या रोड मान लो एल, सॉरी एफ, एल से तो खींच रही है, इसकी एल लेंथ एल है, डेल्टा एल, इसमें हमारे पास स्ट्रेन आ रहा है, तो ये हो जाएगा वाई एफ अपॉन ए, इसका एरिया मान लेते हैं ए, डेल्टा एल अपॉन एल, ये इसका यंग्स मॉडुलस होता है। तो यहां से हमारे पास, अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ जाएगा वाई डेल्टा एल अपॉन एल। क्या बात इतनी क्लियर है, बताओ? ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, जो तो अब तक हम देखते आए थे वो लॉन्गिट्यूडनल है, अगले वाले जो हम देखेंगे वो थोड़े से अलग है। ठीक है, इसमें कोई नई कहानी नहीं है। अगर मुझसे क्या है कि मुझे फोर्स दे दिया और एरिया दे दिया, ये दोनों चीजें दे दी तो हम ऐसे निकाल लेंगे, और फोर्स और एरिया दे दे तो एफ अपॉन ए निकाल देंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल। क्या बात क्लियर है इतनी? देख लो, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब बात करते हैं शियर स्ट्रेस की। शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, मान लो ये क्यूब में ले रहा हूं, ये क्यूब लिया, इसको इसको मैंने इसका ऊपर वाला सरफेस पकड़ा और इसको मैंने हिलाने की कोशिश करी, नीचे वाला पार्ट इसका फिक्स्ड था तो वो हिला ही नहीं, वो हिला ही नहीं, और ये थोड़ा इलास्टिक बॉडी है तो ऊपर वाला पार्ट हिल गया, नीचे वाला पार्ट हिला ही नहीं तो ऊपर वाला पार्ट हिल गया, तो ये एक एंगल पे आ गया एक तरह का। देखो कैसे, हमारे पास कुछ ऐसे एंगल पे आ गया ये, है ना? देख लो, एक थोड़ा सा इसे कम करता हूं, थोड़ा अच्छे से दिखे, है ना? ये कुछ एंगल पे आ गया। अगर ये कुछ एंगल पे हमारे पास आ गया, ये एंगल मैं मान रहा हूं 5, ये चला है एक्स से, ये एक्स से आगे बढ़ गया, और इसकी हमारे पास जो हाइट है वो एच ले, मैं tan फाइव निकाल लू, एक्स अपॉन एच आ जाएगा। और हम यहाँ पे जो फाइव है बहुत छोटा लेके चलते हैं, क्योंकि इतना भी माना कि थोड़ा सा ऐसे, इस वाली केस में हमारे पास थोड़ा सा ये अपनी जगह से ऐसे हिल जाएगा, लेकिन जो फाइव बनेगा वो बहुत कम बनेगा, ना के बराबर। तो फाइव अगर कम है तो इसको मैं डायरेक्ट फाइव लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन एच। तो इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या बनेगा, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल क्या, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। देखो, शियर स्ट्रेस क्या बनेगा, एफ, हमारे पास शियर स्ट्रेस क्या बनेगा, ये ऐसे हमारे पास ऊपर से इसकी ये रिट्रैक्शन कैसे बनेगी, जब फोर्स ये पैरेलल में लग रही होगी, पैरेलल में फोर्स लगेगी, तो फोर्स आ जाएगी पैरेलल अपॉन एरिया, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेन की बात करें,
वो आ जाएगा एक्स अपॉन एच, और इसमें जो यंग्स मॉडुलस निकलता है उसे हम लिखते हैं ईटा से। ये ईटा का साइन होता है। ये हमारे पास निकल जाएगा एफ पैरेलल अपॉन एरिया अपॉन एक्स अपॉन एच। ये लो, देखो एक पॉइंट याद रखो, अगर हम फोर्स परपेंडिकुलर यूज कर रहे हैं तो हमें लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस मिल जाएगा, लॉन्गिट्यूडल। और एफ पैरेलल यूज कर रहे हैं तो शियर स्ट्रेस मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है इतनी? अगला हम देखेंगे बल्क स्ट्रेस। बल्क स्ट्रेस अगला है बल्क स्ट्रेस। देखो बल्क स्ट्रेस में क्या होता है, बल्क स्ट्रेस में हमारे पास ये मान लो एक बॉडी है, एक जार है जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसके अंदर एक बॉडी रख दी। अब एक्सेस प्रेशर इस पे लगेगा। फ्लूइड्स में हम देखते हैं एक्सेस प्रेशर की, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होएगा, बढ़ेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होएगा, कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये कंप्रेस होएगा, इसका एक्सेस प्रेशर तो हमारे पास होएगा एक्सेस प्रेशर हो जाएगा पी। क्या बात क्लियर है इतनी? और हमारे पास बल्क स्ट्रेन जो कि होगा इसके वॉल्यूम में चेंज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका वॉल्यूम चेंज होएगा। कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो इसका वॉल्यूम चेंज होएगा, और कम हो रहा है इसलिए नेगेटिव साथ में लगेगा, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। क्या बात क्लियर है इतनी? पहले ये बताओ प्रेशर। अब इसका बल्क मॉडुलस, इसके इसके यंग मॉडुलस को हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। इसमें जो हम y की वैल्यू निकालते हैं उसको हम बल्क मॉडुलस कहते हैं, जिसे b से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा p अपॉन माइनस साथ में लगेगा डेल्टा v अपॉन वी। अच्छा, ये बल्क मॉडुलस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास बल्क स्ट्रेस। और बल्क स्ट्रेस में से भी काफी सवाल आ जाते हैं कई बार, इसमें से भी आने के चांसेस होते हैं। बल्क स्ट्रेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लॉन्गिट्यूडल तो होता ही है, वो तो हर जगह यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, बल्क स्ट्रेस में एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, बल्क स्ट्रेस में हम एक और चीज इंपॉर्टेंट देखते हैं। क्या? हम इसे देखने वाले हैं बल्क स्ट्रेस को दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के लिए, जिसका नाम है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम इसे आराम से देखेंगे, अगर किसी किसकी इक्वेशंस नहीं पता तो कोई बात नहीं। ये होती है पी वी कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पी। देखो यहां पे हमारा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। हम वी को डिफरेंशिएट करें तो ये सिर्फ पी रह जाएगा, और जब पी को करेंगे वी के रिस्पेक्ट में तो ये रह जाएगा वी इंटू डीपी अपॉन डीवी, ये जीरो। क्या बात क्लियर इतनी? देखो पी हो गया, ये इधर लेके जा रहे हैं, डीपी अपॉन माइनस में डीवी अपॉन वी।
इसको ये भी लिख सकता हूं माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। क्या बात क्लियर है? यही हमारा बल्क मॉडुलस होता है ना? बल्क मॉडुलस यही होता है। तो इस वाले केस में पी होता है यानी कि प्रेशर होता है बल्क मॉडुलस के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है पेपर। और एडियाबैटिक वाला भी इंपॉर्टेंट है, एडियाबैटिक। जब इस चैप्टर को इसको किसी से ना मिक्स करने का मन करता है तो वो ये वाली चीज दे देता है, कांस्टेंट। अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा पी गामा वी गामा -1 प्लस वी गामा डीपी अपॉन डीवी। क्या बात क्लियर है इतनी? इक्वल टू 0। वी गामा को यहां से निकाल दो, ये रह जाएगा पी अपॉन वी इंटू गामा प्लस डीपी अपॉन डीवी। तो यहां से रह जाएगा पी माइनस डीपी अपॉन डीवी। ये जब मैं उधर लेके जाऊंगा ये रह जाएगा वी, और साथ में क्या बचेगा देखो एक बार, ये हमारे पास बचेगा डीपी अपॉन डीवी। गामा ऊपर आ रहा है इसका, तो गामा ही नीचे चला जाएगा, गामा देख लो। तो यहां से ये बन रहा है, अगर ये वाली चीज पूरी बी है तो ये बन रहा है बी अपॉन गामा, यानी बी की वैल्यू आ रही है गामा पी, गामा इंटू पी। ये है इंपॉर्टेंट, ये तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक बार देख लो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को। अगला टॉपिक हमारा पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो एक्चुअली जब हम किसी बॉडी को खींचते हैं, किसी रॉड को खींचेंगे, तो इसका अगर इसकी लेंथ बढ़ती है तो लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा, इसलिए वॉल्यूम तो हम अपनी तरफ से कोई ऐड नहीं कर रहे, तो इसका रेडियस कम हो जाएगा। ये एल थी तो बढ़ के ये डेल्टा एल बढ़ रहा है ना, तो इसमें इसका जो स्ट्रेन आ रहा है वो आ रहा है डेल्टा एल अपॉन एल, और हमारे पास रेडियस में जो स्ट्रेन आ रहा है वो आ रहा है डेल्टा आर अपॉन आर, लेकिन साथ में माइनस। इनके रेशियो को हम कहते हैं पॉइजन्स रेशियो। क्यों माइनस इसलिए हो रहा है? क्योंकि एरिया कम हो रहा है, रेडियस कम हो रहा है। तो ये आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा आर अपॉन आर, साथ में माइनस, ये आएगा। क्या बात क्लियर है? अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इलास्टिसिटी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। होप सो इस पार्ट में आपको चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।